नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स और आज के सी टाइम्स के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जबलपुर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर B.K. पानसे जी से, जो कि डायरेक्टर भी हैं अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। एक बात और हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आप महाकौशल के सबसे पहले न्यूरोसर्जन हैं, साथ ही महाकौशल सेवा भारती के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। इसके अलावा आप अनंत आनंदालय के संस्थापक भी हैं। डॉक्टर साहब को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। 1983 में पीजीआई चंडीगढ़ से न्यूरो सर्जरी में एमसीएच भी किया हुआ है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी, तो सर, जैसा कि हमें पता है कि आपने दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में न्यूरो सर्जरी विभाग की शुरुआत की और 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेपर प्रकाशित किए। तो ये किस विषय पर थे? सबसे पहले तो मैडम बात मैं चालू करूंगा रचना जी। जी, आपका सिस्टम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत रचनात्मक है। थैंक यू सर। और सी टाइम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मेरी बात, मेरी सोच जनता तक जा पाएगी। बिल्कुल। और आज के समय में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके इनिशिएटिव पे आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब आपने प्रश्न पूछा मेरे से दयानंद मेडिकल कॉलेज एमसीएच न्यूरो सर्जरी, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। एमसीएच न्यूरो सर्जरी करने के बाद में मेरे बॉस ने असाइनमेंट दिया था कि दयानंद मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विषय चालू किया जाए। जी। वहाँ पर भी हमको हर समस्याओं से जूझना पड़ा और अल्टीमेटली वहाँ पे स्केच से काम चालू करने के बाद में 5 साल में रहा हूँ और उस डिपार्टमेंट को मैंने नीचे से लेके एकदम ऊपर तक लेके आ गया हूँ। वहाँ पे हर चीज होती थी। वहाँ पे हमने पेपर प्रेजेंटेशन भी किया। अभी आपने वहाँ के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में मेरे से बात किया। बात करने में वह इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी, वो एक सिस्टिसर्कोसिस करके बीमारी ब्रेन की हो। यह बच्चों में, उस समय एक छोटा बच्चा 1.5 या 2 साल का हमारे पास आया था, देख नहीं पाता था। उसको डायग्नोज करने के बाद में कुछ दवाइयां होती वो देने के बाद में हमने यह पाया कि 15 दिन के अंदर उनका विजन वापस आ गया। इसको मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद में यह अमेरिकन जर्नल सर्जिकल न्यूरोलॉजी में विद इन 3 मंथ्स यह पब्लिश हो गया। इन्होंने कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया। यह मेरे लिए एक जूनियर कंसल्टेंट लेवल के आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ से हमने हमारा सफर चालू किया। न्यूरोसर्जरी में हर आयाम में हमने काम किया। ट्रॉमा में काम किया, ट्यूमर में काम किया, स्पाइन में काम किया। और उसके बाद में एक मौका ऐसा आया जब हमको ऐसा लगा कि हमारे संस्कार धाने में, महाकौशल में, जबलपुर में कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे उस समय में समस्या इतनी गंभीर थी कि पूरे मेडिकल कॉलेज में, इस क्षेत्र में अगर कोई एक्सीडेंट होता था सीधे नागपुर की तरफ जाता था। बिल्कुल। या फिर नागपुर से कंसल्टेंट को बुलाया जाता था। आप ये अंदाज लगाएं, आने जाने में कम से कम 12-14 घंटे। और एक डॉक्टर आके यहाँ पे क्या करेगा यह देखिएगा। 12 घंटे का समय गया, देख के गया, एडवाइस किया कि आपको सर्जरी करना है। फिर आपको नागपुर आना है तो 12 घंटे वो गए। इसके बाद में 8 घंटे जाने में लग गए, वहां प्रिपरेशन में फिर आपको 8 घंटे लग गए। ऐसे करते करते 1-1.5 दिन का समय निकल जाता है, जिसको हम 24 घंटे के अंदर अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हमको पूरी तरह से बचा सकते हैं। यह विचार करते हुए फिर मैंने तय किया कि 13 सितंबर 1989 को मैं जबलपुर में शिफ्ट हुआ। जी, बिल्कुल। शिफ्ट होने के बाद में देखेंगे कि हम अपना लगेज भी अनलोड नहीं कर पाए और हमारे पास कॉल रेडी, पेशेंट रेडी। हमको बड़े मुश्किल में हमको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ा। और हमारा दूसरे दिन ही मेरे को एक कॉल आया था विक्टोरिया से। वह पेशेंट जिसको डिप्रेस फ्रैक्चर हुआ था, बजाज में काम करता था, वह विक्टोरिया में था। उसको दिखाएगा, मैंने देखा, उसको दूसरे दिन ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद में आपको मैं बताऊं, यह बात होगी सितंबर महीने की ही होगी, 89 की। वह पेशेंट आज भी मेरे पास आता है जी। उसका परिवार भी आता है जी। और मैं हमेशा उसको देख के एक इंस्पिरेशन लेता हूं
कि यहाँ आने से कम पहली जान मैंने इसकी बचाई। इनकी बचाई, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो जैसा आपने बताया कि 1989 में आपने यहाँ काम शुरू किया, पहले न्यूरोसर्जन के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ सुविधाएं नहीं मिली होंगी, कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हुई होंगी, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने क्या समाधान निकाला? देखिए, आपने मेरे को पुराने दिन याद दिलवाए जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा था। जी। यह स्ट्रगल ऐसी थी जो कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। ओके। उस समय में हमारे पास में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। हमारे पास में ऑपरेट करने के लिए जो हेलोथिन गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, नहीं थी। बाइपोलर डायथर्मी नहीं थी। अगर ये मिल भी गया कहीं से तो पेशेंट रखने के लिए आईसीयू नहीं था। अब इन सब चीजों के लिए हमको हर जगह लड़ाई करनी पड़ी। हर जगह मैं ऑपरेट नहीं कर सकता था, इसलिए 1 या 2 जगह ही करता था जिसमें कि मैं अपने पेशेंट को ठीक से देख के उनको घर भिजवा सकूं। अगर देखते हैं तो धीरे धीरे मैंने अपने ही रिसोर्सेज से चीजें धीरे धीरे खरीदना चालू किया, उनका इस्तेमाल करना चालू किया। हेलोथिन गैस मेरे लिए ऐसी थी जैसे कि आज के समय में कोई कहेगा गोल्ड है। इस प्रकार से बचा के मैं रखता था और उसका इस्तेमाल करता था। जी। उस समय एनेस्थीसिया में एनेस्थेसिस्ट को भी ओरिएंटेशन नहीं था कि एनेस्थीसिया कैसे दिया जाए, वह भी धीरे धीरे आया। रेडियोलॉजिस्ट को ओरिएंटेशन नहीं था कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको भी मैंने सिखाया, लिटरली सिखाया। और जैसे कि रीढ़ की हड्डी की जांच में माइलोग्राफी जांच हो गई, प्लेन एक्सरे हो गया, कुछ और स्पेशलाइज एक्सरेज हो गए, ये धीरे धीरे यह डेवलप करने में भी हमको 1-2 साल का टाइम लगा। हमारे पास एक ही बहुत अच्छी चीज थी उस समय की सीटी स्कैन था। सीटी स्कैन से हमारे बहुत प्रॉब्लम हल होते थे और इसके कारण हमको मदद तो मिली, परंतु चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इसलिए बहुत दिक्कत हुई है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। शुरू में मैं नया था, लोगों को लगता था ये न्यूरोसर्जन है, उम्र में बहुत कम है, पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम इसके पास जाएं कि नहीं जाएं, इससे न्यूरोसर्जरी करवाएं कि नहीं करवाएं। परंतु उस समय मेरा प्रेरणा स्रोत सिर्फ भगवान थे, अटूट श्रद्धा भगवान की। और उसके बावजूद भी मेरा एक ही काम था कि मैं काम करते चलूं। मैंने फिर पलट के देखा नहीं कि मैंने क्या किया। बकाया काम करने का काम भगवान का था, मेरा काम था काम करने का, इसलिए मैं काम करता चला गया। कई सारे ऐसे मौके आए। एक बार एक हॉस्पिटल में एक सदर का व्यापारी 2nd फ्लोर से बीच में जो खाली जगह होती है ना, वहां से गिर गया। जब अस्पताल में आया तो बेहोश पड़ा था, एक पुतली फैल गई थी। उस समय उसका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था। यह मेरा पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव है जो कि जबलपुर शहर में मैं आपको बता रहा हूँ। उसको हम सीटी स्कैन करवाने के लिए लेके गए, वहां से वापस आए, उसको बहुत बड़ा एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा था। उस समय जबलपुर शहर में मैंने उस पेशेंट को नॉर्ड्रिन ड्रिप, मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन करने वाले ड्रिप के ऊपर ओटी में लेके गया और ऑपरेट किया, और वह पेशेंट 8वें दिन घर चला गया। कैसे चला गया मेरे को तो नहीं पता, ये ऊपर वाले को पता, पर घर चला गया। आपने अपना काम किया। मैंने अपना काम किया। अगर देखते हैं ऐसी ही बड़ी सारी कठिनाइयां, बड़ी सारी चीजें। एक छोटा सा और उदाहरण बताऊंगा। नहीं, एक ट्यूमर आया था, बहुत वस्कुलर था, लड़का था, 10th में मेरिट में आया था, किसी स्कूल में पढ़ाता था, और एक में खूब वस्कुलर मेनिंजियोमा लेके आया। मेनिंजियोमा में बेसिकली क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत होती है। अच्छा जी। उस समय में हम लोगों ने सवेरे केस चालू किया जी, और वह रात को 2 बजे तक चला। 2 बजे तक हम पूरा नहीं कर पाए उसको। अच्छा। तो हमने उसको क्लोज करके आईसीयू में भिजवा दिया। जी। नेक्स्ट डे फिर से हमने सवेरे 8 बजे से केस चालू किया और फिर दूसरे दिन कम से कम 1 या 2 बजे तक उसका पूरा काम कंप्लीट एक्सीजन, हड्डी उसकी पूरी गल गई थी, उसके लिए नई हड्डी बनाई गई। और इतना सब करने के बावजूद भी आप यह देखिएगा उस समय में हम उस पेशेंट को 8वें या 9वें दिन बहुत अच्छे से बिना किसी तकलीफ से घर भिजवा सके। ये तो छोटे से 2 उदाहरण दिए मैंने कि ये बहुत दिक्कतें थी हमारे पास उस समय। डायथर्मी अच्छी नहीं थी, बाइपोलर नहीं था, अच्छे वेंटिलेटर नहीं थे, और उसके बावजूद भी काम चालू किया।
धीरे धीरे करते 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 लगभग इस शहर में 10 साल, मतलब 90 से लेके 2000 तक का यह पीरियड ऐसा था जबकि यह शहर का डेवलपमेंटल एज था। इस समय में धीरे 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 सुविधाएं डेवलप हुई और 2000 के बाद में हमने, चूंकि हमारा लिमिटेशन था कि एक ही जगह पे हमको सुविधाएं मिले, इसलिए 2000 में 9 अप्रैल को हम लोगों ने अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू किया। चालू करने के बाद में अब जैसा हमको लगता था उस प्रकार से सुविधाएं हमने डेवलप की। आज के समय में वहाँ पे सभी सुविधाएं हैं, सभी आवश्यक चीजें हैं, सभी ब्रांचेस हैं। उसमें न्यूरोसर्जरी के अलावा भी बहुत स्ट्रांग ब्रांचेस हैं, जैसे गायनी में मिसेस पांसे हैं, ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर नचिकेत हैं जो कि बहुत अच्छी स्पाइनल सर्जरी भी कर रहे हैं, स्पाइनल फिक्सेशन भी कर रहे हैं, पेल्विक फिक्सेशन भी कर रहे हैं। वैसे ही मेरी बेटी है जो पुल्मोनोलॉजिस्ट है और इंटेंसिव केयर में काम करती है। ये बेसिकली बैकबोन है और इसके साथ में एडिशनल बहुत अच्छा एडवांटेज है, हमारे पास खुद का ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी है। हमारी जो बहू है अबोली पांसे, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। अभी इसके साथ में यह टीम मिलके सब लोग बहुत अच्छे से एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कार्डियो कैथ लैब भी है, बकाया सभी ब्रांचेस हैं। और इसके साथ में आपको मैं एक दो चीजें जरूर बताऊंगा जो तारीफ, मतलब मैं तारीफ तो नहीं कहूंगा, हमारे यहाँ अगर पेशेंट कोई 1 महीना 1.5 महीना भी एडमिट रहे हमारे अस्पताल में उसको बेड सोर नहीं होता। हमारे यहाँ वो पेशेंट आते हैं जो दूसरे अस्पतालों को बेड सोर हो जाते हैं, उनको हम लोग ठीक करके भिजवाते हैं। इस प्रकार से हमारी टीम इसको काम करती है और अच्छे से करती है। उनको मालूम है कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, दूसरा है हमारे यहाँ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन रेट लगभग, मतलब सर्जरी के बाद में, ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन रेट प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। जीरो तो होता नहीं कभी, पर नेग्लिजिबल है। हमारे पेशेंट को यूजुअली ऑपरेशन के बाद में अस्पताल में 8 दिन घर जाता है या उसके पहले भी चला जाता है। तीसरी बात, हमारे यहाँ रेगुलरली NABH हॉस्पिटल होने के कारण हमारे यहाँ रेगुलर हम लोग कल्चर करवाते हैं। वो कल्चर हमारे पास हमेशा रिपोर्ट रहती है। ऐसा नहीं कि NABH चाहिए इसलिए करवाते हैं, नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। शुरू में हमको कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उसके हमने रीजन्स बदले। आज के समय में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के वह कल्चर जो OT के हैं या ICU के हैं, वो लगभग नॉर्मल आते हैं। इस प्रकार से हॉस्पिटल की वर्किंग स्मूथ हो गई है, काम करने की क्षमताएं बढ़ गई हैं, टीम वर्क बढ़ गया है। और इस प्रकार से देखते हैं हम और अच्छे से मानवता को मानवता समझते हुए भी काम करने की कोशिश। बिल्कुल, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जबलपुर वालों को मिलने लगी जी। ये बताइए सर कि न्यूरो सर्जरी में कौन सी बीमारियां आती हैं, किस तरह की डिसीज इसके अंतर्गत आती है? देखिए, एक न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंसेस की 2 ब्रांचेस है, एक मेडिसिन, एक सर्जरी। एक न्यूरोलॉजी, एक न्यूरो सर्जरी, दोनों बहुत ओवरलैप करती हैं। न्यूरोलॉजी में, मेडिसिन में वो सब चीजें जिनको कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, न्यूरो सर्जरी में वो सब चीजें जिसकी कि ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। यह डिमार्केशन है, जो ठीक हो सकती है ऑपरेशन से और जो नहीं हो, मतलब जो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयों से जो ठीक हो जाए। अगर हम देखेंगे कि इसमें आता क्या है, देखते हैं तो ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स, इसके बीच में कोई भी तकलीफ हो, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, चोट लग सकती है, या कई नाना प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। वैसे रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव हो सकता है, मतलब एज रिलेटेड हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, और पेरिफेरल नर्व्स का लीजन है, इंजरीज है, ये सब हो सकती है। इसके डिमार्केशन के साथ में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर देखेंगे कि एक ही सर्जिकल पार्ट हो गया कि भाई ब्रेन ट्यूमर है, सिर में चोट लगी है, ऑपरेशन होगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर ट्यूमर है, ऑपरेशन होगा। और आपने बहुत कॉमनली देखा होगा स्पाइन। स्पाइन में अगर आप देखते हैं तो बेसिकली यह विषय ऐसा है जो कि वाकई में ध्यान देने लायक है, क्योंकि इसमें अगर देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल एरिया में लोग कहते हैं डिस्क खिसक गई, रीढ़ की हड्डी में लंबर एरिया में बोलते डिस्क खिसक गई, सियाटिका हो गया।
इन सब बीमारियों के कारण आदमी को चलने फिरने की तकलीफ, चलने फिरने की कमजोरी होती है। जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसको अपन डायग्नोस करें, हम्म, क्या क्या तकलीफें हैं यह देखें, बिल्कुल। और उसके बाद में उसके निराकरण के लिए अपन बात करें। यूजुअली होता यह है कि जिस पेशेंट को डिस्क होता है या सर्वाइकल एरिया में, लंबर एरिया में, यूजुअली हम देखते हैं कि यह बहुत ज़्यादा नंबर में या 70-80% के ये दवाई से, ट्रैक्शन से काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। जी। हर पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती होती, है। बिल्कुल बिल्कुल आज सही। के समय में थीम बदल रही है, लोगों का इसको कंजर्व करने का समय आ गया है, और इसीलिए इस दिशा में सब लोग काम कर। सिर्फ एक ऐसा है ट्रॉमा जिसमें हड्डी टूट गई है, जिसमें अपने पास कोई पर्याय नहीं, उसको अपने को फिक्स करना ही करना पड़ता है, या ऐसी कोई चीजें जो कि डिजीज है या ट्यूमर के कारण उसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसको फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। अन्यथा ये चीजें यूजुअली कोशिश की जाती है कि भाई इसको कंजर्व या कंजर्वेटिवली कैसे करें, और इसके एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है, उसके हिसाब से काम करें। ओके, तो जैसा आपने बताया, तो उस हिसाब से न्यूरो सर्जरी में क्या केवल ब्रेन और स्पाइन की ही सर्जरी हो सकती है? उसकी ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, पेरिफेरल नर्व सर्जरी। ओके। अब देखेंगे आप, अब एक अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जी बिल्कुल। है ना? जी। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में फिट या एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा होती है। जी। ये एपिलेप्सी बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि विषय अपन ने निकाला है ये। हम्म, तो एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम दवाई करते हैं तो मरीज ठीक होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इसको दवाई कितने साल तक चलना, और क्या मरीज पूरी तरह से ठीक होगा या नहीं जी होगा। जी। देखिए क्या है, इसमें कोई भी आदमी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इसको बोल दूंगी 5 साल में ठीक कर जी दूंगा, ऐसा बिल्कुल। नहीं है। इसमें क्या होता है कि 5 साल के बाद में हम ये कह सकते हैं कि 80% लोग, 70% लोग ठीक हो सकते हैं, पर 10-20% तो ऐसे जो जी, रिकर करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे पेशेंट जो रिकर करते हैं उनको मैं आप लोगों से, जनता तक एक ही बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर किसी डॉक्टर ने फिट की दवाई लिखी है, अपने मन से दवाई बंद न करें। मान के चले 5 साल के बाद हुई है तो अपने को हमेशा लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा ये आप जानकारी रखिएगा। जी जी। एक बार फिट आता है, कन्वर्शन आता है, तो बुद्धि कमजोर होती है। ओ, तो ये मतलब रिपीट होता रहता है, पूरी तरह ये क्यूरेबल नहीं? रिपीट न हो इसके लिए अपन दवाई देते हैं, और अगर हम रिपीट होना प्रिवेंट कर लें तो उनकी लाइफ बढ़िया चलती रहती है। जी जी जी। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े लोग थे, नेपोलियन जी एपिलेप्टिक था, जी। जॉन्टी ओके। रॉड एपिलेप्टिक थे, अच्छा। जी। ये सब लोगों ने इस दुनिया में राज किया है एपिलेप्टिक होने के बावजूद भी। जूलियस सीजर हम्म, एपिलेप्टिक था, हम्म, ये इन लोगों ने राज किया है दुनिया जी के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। और इसका मतलब यह नहीं कि हम एपिलेप्टिक हैं तो कोई काम नहीं कर सकता, नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बस मेरा वो मैसेज। टाइम जो अगर आया है दवाई कि लेना चाहिए, दवाई लेते दवाई रहेंगे लेना तो आप चाहिए, बचे दवाई रहेंगे। बंद नहीं करना अच्छा, चाहिए। ये और बताइए सर कि अक्सर पुराने लोग कहते थे कि अगर मिर्गी का अटैक आया तो जूते सुंघा दो, या तो इस तरह की चीजें मिथ है या वाकई कुछ असर करती भी नहीं, हैं? ये वाकई में मिथ है। ये बेसिकली आप मान के चलिए कि किसी ने कह दिया, किसी ने कर लिया, जब तक जूता सूंघाया होगा तब तक उसके फिट अपने आप बंद हो गई, बंद हो गए होंगे। जी तो उसके बाद एग्जैक्टली। क्रेडिट जूते को मिल गई। जी वही मैंने कहा आपसे आज जनता के सामने जी पूछ ही लिया जाए। जी जी। जी। तो अभी आपने जो बताया कि आप जो बैकबोन की प्रॉब्लम भी आपने डिस्कस करी अभी हमारे साथ, तो न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में क्या ओवरलैप होता है? देखिए, ऑर्थोपेडिक का मतलब ये होता है कि यह पूरे बॉडी के बोन्स और ज्वाइंट्स बिल्कुल। इनको डील करता है, जी जी। और उसमें कोई भी बीमारी हो, जी। जोड़ की हो या हड्डी टूट गई हो, वो बेसिकली ऑर्थोपेडिक में आता है। पर स्पाइन एक ऐसी जगह है जहां पे कि दोनों लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्पाइन एक ऐसा है जिसमें कि टेक्नोलॉजी, यह प्रिसीजन न्यूरोसर्जरी में बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे देखेंगे आप तो स्पाइन में ब्लड लॉस मुश्किल से 10-20 ml होता है, हम कभी ब्लड अरेंज नहीं करते स्पाइन में।
कभी ब्लड अरेंज एज ए रूल नहीं करते हम लोग, मतलब रेयर कभी ऐसा होता है जब हम लोग ब्लड अरेंज करते होंगे। और उसमें आप एक एक टिश्यू, एक एक बोन, एक एक चीज आप अलग से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। इसके अलावा अगर देखते हैं तो रोल फिर ऑर्थोपेडिक का क्या है, ऑर्थोपेडिक वाले भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूरोसर्जरी काम नहीं, बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक में जैसे हमारा बेटा है वो आज स्पाइनल सर्जरी डॉक्टर नचिकेत बहुत अच्छी कर रहा है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। अभी आज ही मैं देख रहा था कि मैं राउंड ले रहा था, उस समय मेरा बेटा भी, कल ही उसने एक स्पाइन ऑपरेट किया, वो आप उससे बात कर रहा था, वो एकदम पेन फ्री थी, उसको जो कमजोरी थी वो उसमें भी राहत आ गई थी एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल। तो मेरा कहने का मतलब कि आज ऑर्थोपेडिक में भी काम अच्छा हो रहा है, न्यूरोसर्जरी में भी काम अच्छा हो रहा है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काम आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए सर कि आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि सर में पानी भर जाना, जहाँ अनबैलेंस बॉडी का आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, अक्सर बच्चों में होती है, तो ये समस्या क्यों होती है? देखिए बच्चों में ना आप देखेंगे कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं जी। और उनका डेवलपमेंटल डिले होता है। एक तो वो कैटेगरी है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि जिन बच्चों के सिर में पानी भर जाता है, हाँ, आम भाषा में यही हाँ, कहा जाता है। पानी भर जाता है उसको हम लोग साइंटिफिकली हाइड्रोसेफ्लस कहते हैं और उसको हमको एसेस करना पड़ता है कि ये हाइड्रोसेफ्लस है, पानी भरा है, इसके कारण भी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है। ऐसे केसेस का कंफर्म करने के बाद में एक छोटा ऑपरेशन होता है जो शंट सर्जरी कहलाता है। आजकल यह सर्जरी एंडोस्कोप से भी होती है और उससे भी, उसमें एक ही चीरे से काम चल जाता है। शंट सर्जरी में आपको पेट में भी एक चीरा लगाना पड़ता है, तो दोनों ही चीजें अच्छी हैं, परंतु अगर कहीं इन्फेक्शन है तो उसमें शंट ही करते हैं और ये एंडोस्कोपिक से नहीं कर पाते क्योंकि वो ओपनिंग बंद हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण। ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि क्लिनिशियन को एसेस करके यह तय करना पड़ता है कि भाई इसको जरूरत क्या है। जी जी जी। ये बताइए कि बॉडी में कई बार कोई पार्ट सुन्न हो जाता है, चलते चलते या बैठे देर तक तो पैर सुन्न हो गया है, तो ये क्यों होता है और ये क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है या? देखिए एक चीज ये है कि आदमी को हाथ या पैर की कमजोरी आना, मैं आपकी बात को प्रिसाइजली कह रहा हूँ, कमजोरी आना और यह कमजोरी लगातार बनी रहना और इस कमजोरी का हमको कारण ढूंढना पड़ता है। अगर आदमी का शरीर एक तरफ का अंग कमजोर हो गया है तो हमको यह देखना पड़ता है कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही, लकवा वगैरह तो नहीं लग गया, मतलब मोटे शब्दों में। तो उसमें आप एरिया आइडेंटिफाई कर पाते कि यहाँ पे लगभग बीमारी होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको चारों हाथ पांव कमजोर हैं तो हमको चिंतन करनी पड़ती है कि गर्दन में कुछ न कुछ तकलीफ होगी, नसों के ऊपर दबाव होगा जिसके कारण ये तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमको डायग्नोज करना पड़ता है। प्लेन एक्सेस से लेके स्पेशलाइज एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई तक, जब तक कि हमको पूरा डायग्नोसिस ना मिल जाए। अगर हमारे दोनों पैरों में कमजोरी, इसका मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, तो वहां भी एमआरआई अल्टीमेटली उत्तर है। आप डायग्नोज करिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। जी, जैसे साइटिका की अक्सर प्रॉब्लम होती है तो पैरों तक नर्व्स डिस्क खिसक जाती है, कहाँ प्रॉब्लम, कुछ असहनीय प्रॉब्लम होते हैं पेशेंट को इतनी, तो कभी कभी तुरंत ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जी, ये बताइए कि न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं जिनमें बीमारियां जैसे अल्जाइमर है या डिमेंशिया है, तो ये सब बीमारियां, उनके लक्षण क्या है और लोग कैसे समझें कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है, ठीक है, कि सबको इस एज ग्रुप में आना है। बिल्कुल। तो आदमी को कभी यह नहीं देखना चाहिए कि अरे ये आदमी ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि उस एज में आपको सबको जानना है। तो हमको एक तो सिंपैथेटिक होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कमजोर होता है। एक तो रूटीन कमजोर होता है जिसको अपन बेसिकली डिमेंशिया के रूप में मानते हैं, जो कि धीरे धीरे डीजनरेशन के कारण होता है। वह एक समस्या नहीं है, वो बेसिकली एजिंग का प्रॉब्लम, उसको बीमारी नहीं कहेंगे, उसको अपन एजिंग का प्रॉब्लम कहेंगे। उसमें एजिंग के प्रॉब्लम में आप सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि याददाश्त, कभी कोई चीज रखी है भूल गए, या कभी कभी
अभी हमारे घर के बगल में एक त्रिपाठी जी थे, वो होम साइंस कॉलेज तक गए, वहां से वापस आते समय रास्ता भूल गए। तो ये अल्जाइमर की लक्षण है। तो किसी ने उनको घर लाके छोड़ा कि कोई पहचानता था। तो इस प्रकार से हमको सीनियर सिटीजन की तरफ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने भी अल्जाइमर की बात की है, तो अल्जाइमर अगर हो जाता है तो क्या दिन पे दिन स्थिति और खराब होती जाती है या इसमें सुधार होता है? देखिए, ये सब चीजें प्रोग्रेसिव चीजें हैं, आप इनको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा बड़ा है कि सबसे बड़ी मदद क्या है मनु? एक तो फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट एक इतनी बड़ी मदद है कि उनको ऐसा न लगे कि वो अकेले हैं। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा इलाज कर लिया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत कुछ कर नहीं पाते। दवाइयां लिमिटेड है, दवाइयां वो भी काम करती कि नहीं करती आज के समय में कुछ नहीं कह सकते, पर दवाइयां हैं, ऐसा नहीं कि दवाई नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं वो कभी आ गई याददाश्त वापस, कभी पूरे से चली गई, मतलब पूरी तरह ठीक होना क्या पॉसिबल है? थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनलेस कि आपको कोई कारण मिल जाए। जी। कभी कभी इस एज ग्रुप में आपको, क्योंकि ब्रेन सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है, कभी कभी थोड़ी सी चोट होकर कारण सबड्यूरल हेमेटोमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर खून का क्लॉट आ जाता है सीनियर सिटीजन में। एक यह कंडीशन ऐसी है, सभी लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और इसमें मरीज लगभग बहुत मरीज पूरे ठीक होते हैं अनलेस कि कोई बहुत ज्यादा बीमार ना हो। जी। आपको विश्वास नहीं होगा, एक पेशेंट था जिसकी उम्र 95 वर्ष थी। जी। वो बिल्कुल डीपली अनकॉन्शियस था, उसको बायलेटरल दोनों तरफ खून जमा हुआ था सब। उनके रिलेशन को मैंने कहा इनको ऑपरेट करना पड़ा। 95 साल की उम्र, तो मैं भी भाई, पर क्या है कि हम लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, इसलिए हमेशा इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं कि भाई इनको करना चाहिए। उसके बाद उसको ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद वो पूरा ठीक हो गया। कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला भी मेहरबान रहता है, वो पेशेंट के ऊपर भी और डॉक्टर के ऊपर। बिल्कुल। एक और डिसीज है डॉक्टर साहब की, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो अनुवांशिक बीमारी है। कहा भी जाता है ये लाखों में से किसी एक को होती है, और अक्सर देखा गया है कि बेबी बॉय को ही होती है, गर्ल्स को क्यों नहीं होती? इसका रीजन क्या है? एक्चुअली ये बीमारी जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब माँ के पेट में जब बच्चा वो होता है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको हम ट्रीट तो कर नहीं सकते। और फैमिली काउंसलिंग में पेरेंट्स को और उस फैमिली को इसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए। आगे आने वाले समय हमको क्या करना चाहिए वो डिसीजन आज लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, जानकारी होने के बावजूद भी यह गलती बार बार करें। जी। इन्हें प्रेगनेंसी के टाइम तो नहीं पता चलता है सर, बाद में शायद? नहीं, देखिए फैमिली हिस्ट्री तो होती है, फैमिली हिस्ट्री तो होती है। जी जी जी। तो उससे काफी एक हिस्ट्री मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। जी, वही तो माँ के थ्रू आता है, लेकिन माँ में वो चीज साइलेंट रहती है, उसकी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंटेशन ट्रांसमिट हो जाता है। ओके। ये बताइए कि न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आंख के बगैर इंसान कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। ठीक है, वैसे ही ऑप्थेल्मोलॉजी के पूरी जानकारी के बगैर भी हमारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होते जी, क्योंकि छोटी छोटी तकलीफें होती है जो कि हमको आंख देखने से पता लगता है जी। अगर हमारा छोटा बच्चा है तो आज के समय में यूजुअली रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे की जरूरत होती है, और एक छोटी सी चीज से बच्चे को तकलीफ में, ऐसे दर्द में आराम आ जाता है। जी। अब यह हमको दिमाग के अंदर दबाव ज्यादा है कि नहीं यह भी बताता है, जिसमें कि हम यह इन्वेस्टिगेट करें कि नहीं करें यह भी बताता है। कभी कभी यह जांच हमारे मरीज के पैसे भी बचा देती है, अगर नॉर्मल आएगी तो आप सीटी स्कैन क्यों करवाएंगे, और अगर प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं करवाएंगे। तो इस प्रकार से डायग्नोसिस में बहुत मदद करती है। वैसे रेटिना में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आप एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देख ले तो उसको पकड़ लेता है, वो लिख देता डॉक्यूमेंटेशन, फिर पेशेंट भी इधर उधर जाता है तो पेपर लेके जाता है, तो किसी को फिर इतनी तकलीफ नहीं होती। इसलिए बेसिकली
एक आंख जो है वाकई में ब्रेन का आईना है। बिल्कुल जी। ये बताइए कि आपको 2020 में आईएमए की तरफ से सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बीसी राय ओरेशन अवार्ड मिल चुका है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिएगा, इंडियन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यह एक नेशनल बॉडी है जी जबलपुर एक लोकल बॉडी है जी। एमपी स्टेट का यहाँ हेड ऑफिस है हम्म, मैं 2 साल यहाँ अध्यक्ष रहा जी बेसिकली हमको यहाँ पे कम्युनिटी के लिए काम करना सभी डॉक्टरों के लिए काम करना उनको एक टीम के रूप में रखना अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज के बारे में जानकारी देना और इस प्रकार से कम्युनिटी तक पहुँचना भी कैंप के जी दायरे में या किसी भी प्रकार की मदद के मामले में और उसके हिसाब से हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी होती है जो कि चलती है उस समय हमारे यहाँ आईएमए की बिल्डिंग नहीं थी जी। उस समय में हम लोगों ने जब मैं था वहां पे इस मिशन को एकदम एक मिशन के रूप में हमने बिल्कुल इतना प्रसारित किया कि अल्टीमेटली 2 साल काम करने के बाद में आपको विश्वास नहीं होगा 2008 और अभी 2 साल पहले यह बिल्डिंग बन के बढ़िया बिल्डिंग बन गई जी। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों के लिए एक्टिविटी के लिए ये अवार्ड्स आईएमए ने बनाए हुए हैं ये डॉक्टर बीसी राय अवार्ड ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जी। ये ओरेशन अवार्ड इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने काम के बारे में लोगों को एक लेक्चर के रूप में बताना पड़ता है और इसमें डॉक्टर बीसी राय आपको मालूम होगा कि यह बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे जी। और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है यह अच्छी एक्टिविटी करने वाले को और उसको आइडेंटिफाई करते हैं इसके लिए भी एक बोर्ड बैठता है जिसमें कि सब एक्स एमपी स्टेट के प्रेसिडेंट बैठते हैं और कम से कम जितने भी साल से चल रहा है उतने लोग आते हैं और हर फाइल को स्क्रूटनाइज करते हैं और उसके बाद में डिसाइड करते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण यह अवार्ड कभी भी प्राइवेट सेक्टर को मिलता ही नहीं है गवर्नमेंट में इसलिए मिल जाता है क्योंकि इनके पेपर पब्लिकेशन होते हैं उनके पास देखिए प्राइवेट में आपको काम बहुत करना पड़ता है पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं कर पाते इसलिए हम हमेशा प्राइवेट सेक्टर में पिछड़ते हैं एकेडमिक से। बिल्कुल बिल्कुल। आपको न्यूरो सर्जरी के लिए भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो ये आपको कब मिला और इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है ये हमारा न्यूरो क्लब है उसने दिया गया है जी। और बेसिकली मैं यहाँ चूंकि पहला न्यूरो सर्जन हूँ मैंने यहाँ काम चालू किया है जी। और बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी इमारत की बुलंद या नींव अच्छी हो तो इमारत भी अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल नींव मजबूत होगी। हाँ अभी देखेंगे हमने अकेले काम चालू किया था आज शहर में कम से कम 30 से ज्यादा न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन ज्यादा ही होंगे तो मतलब ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये न्यूरो साइंसेस की जो टीम है यह बेसिकली आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है और क्रेडिट मैं अपने आप को खुद ही मैं ये सोचता हूँ कि इसके कारण अगर मेरे आने के कारण इतना बड़ा काम हुआ तो मैं तो धन्य हो गया। बिल्कुल नहीं जनता धन्य हुई है सर जबलपुर की। सेवा कार्यों में भी आप काफी आगे रहते हैं और हमने सुना है कि आपने किसी बस्ती को गोद लिया हुआ है, तो आपने किस बस्ती को गोद लिया है और क्या अभी तक आपने वहां पे काम किए? देखिए सेवा विषय मेरा प्रिय विषय है जी। दूसरी बात वो बस्ती गरीब बस्ती है जहाँ पे लोग बहुत ही मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थे जी। और वहाँ पे एक बार हम लोग गए पर एक चीज मैं बताऊं आपको सेवा बोलना बहुत आसान है सेवा करना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही कहा। सेवा आप किसी गरीब बस्ती में भी जाएंगे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये मैंने महसूस किया है। पहली बार जब मैं बस्ती में गया था इस काम के उद्देश्य से मेरे को वहां पे घर में प्रवेश के पहले गलियारे में या रोड के ऊपर कुर्सी डाल के आधा पौन घंटा उनको समझाना पड़ा जब वो मेरी बात से कन्विंस हुए तब मेरे सब साथ में हो गए तब जाके मैं काम कर पाया। ये बहुत कठिन सेवा काम कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि सेवा में लोगों को अविश्वास बहुत ज्यादा है ये ट्रस्ट बनाना पड़ता है। वहां पे हम लोगों ने 180 हर घर का सर्वे किया डिजिटल सर्वे किया है 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था इनके पास में एजुकेशन का लेवल क्या है इनके टॉयलेट है कि नहीं है सफाई है कि नहीं है और इनके यहाँ कोई बीमार तो नहीं है कोई डायबिटिक तो नहीं है कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं है इनकी जरूरतें क्या है एजुकेशन लेवल क्या इस प्रकार से हम इनको क्या मदद कर सकते हैं
इसमें हम लोगों ने फिर अल्टीमेटली वहाँ पे एक वीकली क्लिनिक चलाया। जो डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, हमने पूरा आइसोलेट कर लिया। कितने लोग डायबिटिक, उनको हम हर हफ्ते बोलते थे आप आइए यहाँ देखिए और अपना चेकअप करवाते जाइए। ये एक लगातार कंटिन्यूसली 4-5 साल तक लगातार चल रहा है। और उसके बाद में आप देखेंगे एक पेशेंट को कार्डियक डिजीज निकली। अब हम लोगों ने उसका पूरा इंतजाम कर लिया कि भाई आप कैथ लैब में चले जाइए, कर लें, आपको पैसा नहीं लगेगा। जी। और पेशेंट की हिम्मत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। इस प्रकार से यह देखिए यह काम हमने चालू किया। हमने हर घर के अंदर जाके खुद सर्वे किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण। अब उस समय में आप देखिए गरीबी रेखा का कार्ड उस समय में आज से 10 साल पहले की बात है। गरीबी रेखा कार्ड बनना बड़ा कठिन था। उस समय बहुत घूस देनी पड़ती थी। जी। मैंने उनको कहा था कि देखिए मैं आपका गरीबी रेखा कार्ड बनवाऊंगा पर मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये बच्चे खुद सक्षम हो, खुद अपना काम करवाने लायक बने। मैंने कहा आप यहाँ से 20-25 बंधु लोग एक साथ जाएं, कलेक्ट्रेट में जाएं, फॉर्म लेके आए, भरें और उसके बाद जमा करें। पहली बार गए लोग, फॉर्म भरा और उनको कुछ तो भी फीस थी। वो पहली बार वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सब लोग आए इतने डिसअपॉइंटेड, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे देता हूँ, आप फिर से भरिए। फिर से गए। वहां पे जाने के बाद हमारे जो एक डॉक्टर हमारे साथ जो काम करते हैं उनको मैंने इस बार आप जाइएगा, जो वहाँ पे एसडीएम वगैरह हैं उनसे आप बात करिएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर ये लोग ऐसे ऐसे हैं, यहाँ ऐसा ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, आए हैं। उसके बाद में आपको विश्वास नहीं होगा, उस बंदे ने ऑफिस मतलब उनके चैम्बर के सामने एक तख्ती लगा दी, बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे कृपया गरीबी रेखा के कार्ड के लिए आप किसी से मत मिलिए, किसी को घूस मत दीजिए, सीधे आप हमारे पास आइए। ये कलेक्ट्रेट में। जी, बड़ी बात है ये। कलेक्ट्रेट में। बिल्कुल। और ये हुआ है और लोगों ने फिर अपने कार्ड बनवाए। देखिए ये इसमें क्या है कि हम लोगों को खुशी इसलिए मिलती है कि उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है ना, वही तो आपकी खुशी है। बिल्कुल, वही एक सबसे बड़ा काम है कि अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट और आज भी देखेंगे वहां पे लोग, मैं जाता हूं तो लोग मेरे को घेर लेते हैं। जी। अभी बहुत छोटी छोटी बातें होती है वहां पे, कोई उत्सव है, कहीं कुछ है, ये सब चलता रहता है। जी जी। ये बताइए कि आप जब हम इस टॉपिक पर आ ही गए हैं तो आजकल बच्चों में संस्कारों की काफी कमी देखी जा रही है, तो इसकी क्या वजह है और इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर कुछ हमें बताइए। देखिएगा ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, आज के समय में मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज में आने के बाद में मैं यह कष्ट के रूप में देख रहा हूं। छोटे बच्चे, अगर हम किसी के घर में जाते हैं, मैं उदाहरण अपने घर से भी लूंगा क्योंकि मेरे भी नाते हैं, नाती जिसकी उम्र 6-6.25 साल की है, एक नाता ने जो भी बहुत छोटी है। वैसे ही सभी घर में छोटे बच्चे हैं। क्या कभी आप उनके घर जाते हैं तो क्या वो आपको वेलकम करते हैं? क्या आपको एक गिलास पानी देते हैं? भाई हमारी तो संस्कृति में है ना, हम लोग गांव में रहते थे तो वहां पे सबसे पहले आपको हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया जाता था, उसके बाद बिठाया जाता था, एक गिलास पानी दिया जाता था। ये हमने अपने आंख से देखा है, पर अब गांव तो बहुत दूर हो गए क्योंकि हमने नहीं देखा है। अब यह चीजें, दूसरी बात, हम बच्चे में देखते हैं कि उनके प्रॉब्लम क्या है। बच्चे को क्या है, उन्होंने ग्रुप में खेलना बंद कर दिया। जी बिल्कुल, मोबाइल ने बच्चों ने बाहर जाके परिवार मतलब खेलना बंद कर दिया। जब तक बच्चे ग्रुप में अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, तब तक उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ना फिजिकल होगा ना मेंटल। मेंटल भी नहीं होगा, फिजिकल के साथ में तो मेंटल जुड़ा है मैडम। बिल्कुल। उसके साथ में अगर हम घर के अंदर आते हैं तो क्या हो गया, पिताजी मोबाइल लेके चल रहे हैं, माता जी मोबाइल लेके बैठी, घर में हो सकता है दादा भी मोबाइल लेके बैठे हो सकता है दादी भी मोबाइल लेके बैठे हो। अब सभी लोग मोबाइल धारी हो गए हैं तो बेचारा नाती कहाँ जाएगा? अब ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, टीवी। हमारे घर में आज के समय में अगर हमको पूरी पूरी हमारी संस्कृति खराब करने का पूरा जो श्रेय जाता है, ये दो ही चीजों से जाता है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम बहुत ज्यादा प्रगति कर चुके होते। बिल्कुल सही कहा। अब यह देखते हुए मैं पिछले 4 वर्ष से काम कर रहा हूं। मैंने पढ़ा, लिखा, नोट्स बनाया, उसके बाद में मेरे को लगा कि मैं किसी से चर्चा करूं,
हमारे कृष्णकांत चतुर्वेदी जी हैं, जिनका के नाम सुना होगा आपने, संस्कृत के विज्ञान मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और राष्ट्रपति पुरस्कृत। इनसे एक बार बैठा, उनके मुंह से एक ही चीज निकला, डॉक्टर साहब मैं तो इतने लोगों से मिलता हूं पर आज तक किसी ने ये बात मेरे से की नहीं। उसके बाद में हम लोग लगे, उसके बाद तो फॉर्चुनेटली हमको फिर हमारे एक बहुत अच्छे गुरुजी मिल गए। वो गुरुजी, मैं तो कहता हूं आप एक बार आइए, एक बार अनंत आनंदालय में आइए। हर रविवार को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक दत्त मंदिर गोल बाजार में लगता है। आप एक बार अगर आके बैठ जाएंगे तो आपको वहां से उठने की इच्छा नहीं होगी। आपका मन एकदम संतुष्ट हो जाएगा, आपको एकदम रिलैक्सेशन महसूस होगा वह बच्चों को देखते हुए, खेलते हुए देखते हुए। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। अभी हम लोगों ने एक बेसिकली मीटिंग की थी कि भाई इनसे फायदा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा देखने के लिए। तो शुरू के 1.5 महीने के बाद, 5 हफ्ते के 6 हफ्ते की बात है, उस समय एक ग्रैंड पेरेंट्स है, वो देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रिकॉर्डेड है हमारे पास में, रिकॉर्डेड है और हमने सेव करके रखा है, तो हमारे पास प्रूफ है। तो ऐसी कोई चीज नहीं मैं बात कर रहा हूं जो रिकॉर्डेड ना हो। अभी आज सब चीजें रिकॉर्ड। उन्होंने कहा, बोले भैया अभी बच्चा हमारी मदद कर देता है, पानी ला देता है, दवाई ला देता है, और कभी कभी कपड़े अपड़े भी अपने उठा के रख देता है, काम भी करने लगा है। कभी कभी कोई आता है तो उसको बुला भी लेता है। देखिए ये उन्होंने कहा, और ऐसा ही अनुभव लगभग सभी लोगों का है। अभी यह इतना मतलब बच्चों में इतना ज्यादा वो प्रेरणा का स्रोत हो गया है और इतना पॉपुलर हो गया है। अगर बच्चे के माँ बाप एक बार 2 बार रविवार को वहां नहीं ले जाते हैं तो दरवाजे के सामने खड़े जाए, अगर आप नहीं ले जाते, एक बार हुआ ये, अगर आप हमको नहीं ले जाएंगे तो हम कहीं से रिक्शा करके हम चले जाएंगे, लेकिन जाना है, इंटरेस्ट है बच्चों जाना है जी। वो एक्चुअली क्या है, देखेंगे वहां पे पूरा बेसिकली सुबह प्रातः स्मरणी, आपको क्या करना चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों के प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ में एकाध अगर हो सकता है तो संस्कृत का श्लोक, भगवान को नमस्कार, और शाम को अगर है तो टाइम है तो नमस्कार तो कर ही नहीं, श्लोक नहीं आता तो। और इस प्रकार से दिनचर्या मोबाइल और टीवी वगैरह को मिलाते हुए सब कुछ। वहां पर हम लोगों को एक चीज और समझ में आई कि बच्चों को हम एक हेल्दी फूड के बारे में भी जानकारी दें। देखिए मोबाइल के बारे में तो दे ही रहे हैं जी, बकाया सब चीजें हम बता ही रहे हैं, उनको हम पूरा ओरिएंटेशन कर रहे हैं। इस जबलपुर शहर में जैसे रानी दुर्गावती हो गई, या यहाँ के हमारे जो अच्छे लोग हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, छत्रपति शिवाजी, या सुभाष चंद्र बोस, या ऐसे लोग जिन्होंने देश के बारे में कुछ किया, उनके बारे में जानकारी, राणा प्रताप हो गए। आप उनके बारे में बच्चों को नहीं जानकारी है, और उनके बारे में जानकारी आना, और उसके बाद में उनको एक होमवर्क दिया जाता है जाते समय। होमवर्क में क्या होता है, आप बताइए कि आपने पिछले 1 हफ्ते में कितने बार खाना प्लेट में छोड़ा। अच्छा, वो कुछ बोल रहे हमने नहीं किया, कुछ बोले हमने 1 बार छोड़ा, हाँ। कुछ बोले हमने 2 बार छोड़ा, बोलते तो बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही आप उनको देखिएगा, मेहमानों को किन्होंने, मतलब ये छोटी छोटी चीजें, किसने क्या किया क्या नहीं किया, धरती को प्रणाम किया कि नहीं, माता पिता को प्रणाम किया कि नहीं किया, और यह हर बार वो लोग रिपीट करते हैं, बार बार। गेम्स होते हैं उनके, बहुत अच्छे गेम्स होते हैं, और यहाँ देखेंगे कि उनका जो माहौल होता है उससे लगता है कि यह बच्चों को बेसिकली आपस में मिला के संस्कारित करने का बहुत अच्छा करता है। यह अनंत आनंदालय, अनंत आनंदालय के साथ में मेरे ख्याल से आपके कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, हमारा समय सीमा है थोड़ी सी, तो समय समाप्त हो रहा है ना? चलिए मैं आपके आखिरी में एक ही बात करना चाहूंगा। आज हम ट्रैफिक के बारे में जरूर देखें। अगर आप स्कूटर पे बैठते हैं कृपया हेलमेट जरूर लगाएं, आप अपनी जान को सुरक्षित रखिए। अगर आप कार में बैठते हैं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, आप नियमों को पालन करें। चौगड्डे में गाड़ी वाकई में रेड लाइट है तो मत चलाएं। ये मेरा आप लोगों से सबसे आग्रह है, यह हमारी जिंदगी बचाने वाला है। दूसरा, आज सबसे महत्वपूर्ण है हमारी तनावपूर्ण जिंदगी। यह तनावपूर्ण जिंदगी से राहत पाने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
अगर नहीं कर रहे हैं कृपया चालू कर दीजिए, और अभी से चालू कर दीजिए, कम से कम चिंतन तो कर सकते हैं। तनाव कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अच्छे से मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात तो करिए, देखिए आपका तनाव आधा हो जाएगा। दूसरी बात, क्या आप सवेरे उठ के कुछ व्यायाम करते हैं? क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं? क्या जॉगिंग के लिए जाते हैं? क्या सूर्य नमस्कार करते हैं? अरे एक बार करके तो देखिए, आपकी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। ये 2 चीजें हैं जो मैं आपको आखिरी में बताना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सभी सवालों की इतने विस्तृत रूप से जवाब देने के लिए। तो देखा आपने, ये थे डॉक्टर बीके पानसे, जिन्होंने ना सिर्फ न्यूरोलॉजी के ऊपर बल्कि सामाजिक पहलुओं पर भी काफी विस्तृत रूप से चर्चा की और हमें बताया कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरह की होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इनसे जरूर लाभ उठाएंगे। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।